ये कहानी 2001-2002 की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब मैं महज 22 साल का था और मैंने नया नया जिम जाना या वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया था। जब आप इस एज में होते हैं या आप लड़कपन के अंदर होते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुआ करती हैं। ख़ास तौर पे जब आप जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा फुर्तीला या बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मैं वैसे दिखने में तो बेहतर था, लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझा करता था। ज़ाहिर सी बात है, इस एज के अंदर आपके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बदनाम या मशहूर ज़रूर हुआ करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मेरे बहुत सारे अफेयर्स थे, बहुत सारी बातें थी जो ज़बान ज़द आम थी और मेरे बारे में यही मशहूर था कि मेरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी, बहुत फुर्ती के साथ दोस्तियाँ कर लिया करता हूँ। खैर, किस्सा मुख्तसर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं आम तौर पे उस एज के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ में या बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स में ज़रूर जाया करता था जहाँ पे मेरा मिलना सनफ़े नाजुक से या अपोजिट जेंडर से ज़रूर हो सके। वैसे ही एक पार्टी थी जिसको अटेंड करने के बाद जब मैं डिफेंस से निकला तो रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था और दूर दूर तक ना ही कोई नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे यहाँ से या तो हिजरत करके वापस जा चुके हैं या फिर हो सकता है कि इन तमाम लोगों ने अपने अपने घरों को बहुत ज़्यादा पुरस्कार बना रखा है। इसी दौरानी में जब मैंने एक मोड़ काटा और मोड़ काटते ही सामने वाली जो गली थी वहाँ से मैंने रास्ता लिया ताकि मैं शॉर्टकट तरीके से मेन रोड या शाहर फैसल की तरफ बढ़ सकूं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस गली के आखिर में या स्नुक्कड़ के आखिर में जो बंगला मौजूद है उस बंगले के आगे कोई खड़ा हुआ है। हैरान कुन बात ये थी कि मैं बाइक के ऊपर मौजूद था, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर जब मैंने उस वजूद के ऊपर गौर किया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद कलर के बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत लिबास में कोई दोशीज़ा है जो खड़ी हुई है, जो कि दूर से ही गोरी चिट्टी साफ़ सुथरी सी दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहीं कहीं इसी किसी बंगले की रहने वाली है। शायद वॉक करने के लिए या किसी भी वजह से अपने घर से बाहर आके खड़ी हो गई है। अच्छा, मेरी आदत थी कि जब भी मैं इस तरह की लड़कियों को देखता जो ख़ास तौर पे खूबसूरत हुआ करती तो मैं शुरू से लेकर आखिर तक उनके चेहरे पे या उनके ऊपर गौर किया करता था। अपनी उसी आदत की तरह मैंने जब शुरू से आखिर तक उस लड़की को देखना बेहतर समझा और जैसे ही मैं उस लड़की को क्रॉस करके आगे बढ़ा तो जब मैंने पलट के दोबारा से उस लड़की की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एकदम से उसका वजूद, उसका चेहरा, उसका जिस्म तब्दील हो चुका है। वही चेहरा, वही वजूद जो अब से कुछ सेकंड पहले मुझे मुसलसल मुतासिर कर रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ल आधी जली हुई है जबकि आधी नॉर्मल है। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो पीछे लड़की मुझे नज़र आई थी यकीनन ये कोई छलावा या इस तरह की मखलूक हो सकती है। खैर, मैंने वहीं से अपनी बाइक को बहुत तेज़ी के साथ दौड़ाना शुरू किया। मैं अपने तौर पे जो भी कर रहा था मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब था, लेकिन आप यकीन करें कि हैरान कुन बात ये थी कि मैं मुश्किल से 15 या 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद शाहर फैसल की तरफ आया हूँगा तो इक्का दुक्का बाइक वाले या गाड़ी वाले जब मेरे बराबर से गुजरे तो वो हैरान कुन तौर पे ना सिर्फ मुझे देख रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ उनको पीछे कोई और बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी मेरे बराबर में से गुजरता वो मेरे साथ साथ मेरे पीछे की तरफ ज़रूर देखता और पीछे देखने के बाद दोबारा से अपनी गाड़ी को दौड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता। ज़ाहिर सी बात है, रात का पहर था, शाहर फैसल का रास्ता था और इतना ट्रैफिक नहीं था तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरा वहम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 मिनट मज़ीद बाइक चलाने के बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी गर्दन को घुमाना शुरू किया तो जब मेरी गर्दन लेफ़्ट साइड की तरफ आई तो मुझे वाकई में अपनी बाइक के ऊपर किसी के बैठे होने का एहसास हुआ। हालांकि वज़न से मुझे कुछ इस तरह का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन साइड पोस्ट से या साइड से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वही औरत, वही लड़की जो कि अभी मुझे डिफेंस में एक नुक्कड़ पे खड़ी हुई नज़र आई थी, वो एग्जैक्टली मेरी बाइक के ऊपर बैठी हुई है। और ना सिर्फ वो लड़की मेरी बाइक के पीछे मेरे साथ बैठी हुई है, बल्कि आप यकीन करें ऐसा लग रहा था वैसे ही उसका जो आधा चेहरा है वो झलसा हुआ है, जबकि जो बाकी आधा चेहरा था ये मुकम्मल तौर पे ठीक लग रहा था।
बस इसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरी बाइक शायद किसी फुटपाथ से या फिर किसी दरख्त से या शायद किसी खड़ी हुई गाड़ी से जाके टकराई है। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था और मैं उसी जगह ना सिर्फ पड़ा हुआ था बल्कि मेरे पीछे की तरफ ऐसा लग रहा था 2-3 लोग मौजूद हैं जो कि सरासर मेरे होश में आने का या मेरे जागने का इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, ऐसा ही था कि एक सामने वाली बिल्डिंग जो कि शाहर फैसल पे मौजूद थी वहाँ का गार्ड था, जबकि दूसरा बंदा एक पुलिस वाला लग रहा था। इनका यह कहना था कि ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे और इन लोगों ने मुझे रोड के ऊपर बेहोश पड़ा देखा। खैर वो बेचारे मुझे उठा के साइड में लेके आ गए और मेरे होश में आने का इंतज़ार करने लगे। खैर कुछ देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने इन लोगों के साथ जो भी वाक़या था सारा का सारा शेयर किया और इन लोगों का भी यही कहना था कि अक्सर इस तरह की मखलूक़ात हम लोगों को नज़र आया करती हैं जो कि ना सिर्फ हमारे पीछे लग जाती हैं बल्कि हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे ख़राब करके रख दिया करती हैं। इस वाक़े के बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि अपनी बाइक पे ख़ास तौर पे अंधेरे में रात के इस टाइम में किसी भी औरत को ना ही बिठाना है और ना ही कभी भी लिफ्ट देनी है। गाइस आज की जो दूसरी स्टोरी है ये खुर्रम साहब ने भेजी है। खुर्रम साहब इससे पहले भी मुतादिद स्टोरीज़ को भेज चुके हैं और ये जो इनकी स्टोरी है ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनकी अपनी स्टोरी है और ये चाहते हैं कि मैं वैसे ही आपको बयान करूं जैसे इन्होंने मुझे शेयर की है। मेरा नाम सैयद खुर्रम अली है और मैं पिछले 11 से 12 सालों से एक सेलुलर कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब किया करता हूँ। मेरा जो ऑफिस है वो शाहर फैसल पे NICL बिल्डिंग के करीब वाक़ है और आम तौर पे जब मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है तो रात के तकरीबन 12:30-1 बज रहे होते हैं। उसके बाद जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ ज़ाहिर सी बात है मेरे पास अपनी कोई कन्वेंस नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो एक बस है ख़ास स्पेसिफ़िक जो वहाँ से नॉर्थ कराची की तरफ आती है मैं उस बस को पकड़ूँ ताकि अपने घर पहुँच सकूँ। वहाँ पे आखिरी बस जो है वो 1 बजे तक आया करती है। इसी तरह एक रात थी और सर्दियों के दिन चल रहे थे। ऑफिस से जब मैं निकला तो रात के 12:30-1 बजे का टाइम था। मुझे पता था कि 1 बजे तक मुझे गोरा कब्रिस्तान के सामने वो बस मिल जाएगी और उस बस को लेके मैं सीधा यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ मैं रहा करता हूँ। बस का इंतज़ार करते करते 10 से 15 मिनट हो चुके थे। गोरा कब्रिस्तान के सामने मैं अकेला खड़ा हुआ था और मुझे हर गुजरते हुए लम्हे के साथ ऐसा लग रहा था कि शायद जो आखिरी बस है वो जा चुकी है, अब मुझे बस नहीं मिलेगी, लिहाजा मुझे ऑटो में या लिफ्ट लेके या मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए अपने घर पहुंचना होगा। लेकिन एक दिल था वो कह रहा था कि मैं 5-10 मिनट मज़ीद वेट करूं, लिहाजा मैंने यही डिसाइड किया कि 10 मिनट मज़ीद वेट करता हूं। अगर 10 मिनट के अंदर बस नहीं आई यानी 1:15 तक बस नहीं आई तो फिर मैं रिक्शे में चला जाऊँगा या किसी से लिफ्ट का इंतज़ाम करूँगा। और उस दिन ऐसा ही हुआ कि मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और बस नहीं आई। अब जब 1:15 तक बस नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, यानी कि जो शाहर फैसल है वहाँ पे उस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे डिग रोड तक जाने के लिए बसेस मिल जाती हैं या कम से कम रिक्शे मिल जाते हैं। खैर मैंने जैसे ही रोड क्रॉस किया तो मेरे सामने थाना मौजूद था और मेरी बैक साइड पे यानी मेरी पीठ की तरफ गोरा कब्रिस्तान था। मैं जैसे ही थाने के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि थाने से कुछ फासले पे एक औरत है या एक लड़की है जो खड़ी हुई है और उसने बाकायदा वाइट कलर की चादर ओढ़ी हुई है। आम तौर पे इतनी रात में वहाँ पे लड़कियाँ खड़ी नहीं होती क्योंकि जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ या जॉब किया करता था वहाँ पे भी लड़कियों के लिए अमूमी तौर पे शाम की शिफ्ट हुआ करती थी। रात में लड़कियों को इधर जॉब करना अलाउ नहीं था। कुछ देर तक मैं खड़ा हुआ ऑब्ज़र्व करता रहा और अंदाज़ा लगाता रहा या पहचानने की कोशिश करता रहा कि ये लड़की किस ऑफिस की है, कहाँ से आई है। लेकिन उसने सिर्फ वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, एक बड़ी सी चादर थी जो अपने ऊपर डाली हुई थी और इस चादर को देख के मुसलसल मुझ पर खौफ तारी हो रहा था। अब क्योंकि उसके ऊपर चादर डली हुई थी तो उसकी जो शक्ल थी या उसका जो चेहरा था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं हैरान था कि अगर ये किसी बस का या किसी कन्वेंस का वेट कर रही है तो इसको चादर अपने ऊपर इस तरह नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में इस तरह चादर डालने से उसको आने जाने वाली गाड़ियों का ना पता चलेगा ना किसी कन्वेंस का अंदाज़ा होगा
ना गाड़ियों के नंबर का अंदाज़ा होगा, ना ऑटो का अंदाज़ा होगा, यानी कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी, उसने हंसना शुरू किया। और जैसे ही उसने हंसना शुरू किया तो ना चाहते हुए भी मैंने पलट के या उसकी तरफ देखा। मुसलसल उसके चेहरे पे या उसके ऊपर वाइट कलर की चादर पड़ी हुई थी। और मैं ये सोच ही रहा था कि ये किस तरह की अजीब लड़की है या पागल लड़की है, बगैर वजह के खड़े खड़े इतनी ज़ोर से हंस रही है। इसी दौरानिए में वो जो चादर थी वो उसके सर पे से नीचे हुई, और जैसे ही वो चादर उसके सर पे से नीचे हुई तो अब उसका मुंह मुझे नज़र आने लगा। जैसे ही मैंने उसके मुंह को देखा तो उसका मुंह देख के एकदम से मेरी चीख निकल गई। ना सिर्फ चीख निकली, मुझ पे खौफ तारी हो गया। मैं बहुत बुरी तरह डर गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो जो औरत है या वो जो लड़की है, उसका जो चेहरा है मुकम्मल तौर पे ज़ख्मी है। उसके चेहरे पे बहुत सारे ज़ख्म हैं जो मौजूद हैं, और उन ज़ख्मों से मुसलसल खून निकल रहा है। अब ये कैसे मुमकिन था कि एक औरत जो तकलीफ़ में हो, जिसको चोट लगी हुई हो या इतना सारा खून निकल रहा हो, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसे। बहरहाल फ़ौरन से मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ देखते देखते मैंने वो जो पुलिस स्टेशन था उसके गेट की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मैं उसके गेट के पास पहुंच गया, और जैसे ही मैं इस पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो मैंने देखा इत्तेफाक से दो सिपाही हैं जो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। उनको देख के मेरी जान में जान आई। वो मुझे देख के घबरा गए और पूछने लगे कि भाई खैरियत तो है, इस तरह क्यों भाग के आ रहे हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं। वो लोग ये समझे कि शायद कोई मोबाइल स्नैचर्स मेरे पीछे लग गए, कोई डाकू वगैरह आ गए। लेकिन जब मैंने उनको पूरा का पूरा किस्सा सुनाया या पूरी बात बताई तो वो मेरे साथ बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो वहाँ पे ना वो औरत मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली कि कभी भी रोड क्रॉस करके सामने की तरफ नहीं आऊँगा, और मैंने उसके बाद से अवॉइड करना शुरू कर दिया कि गोरा कब्रिस्तान या उसके करीब में नहीं खड़ा होऊंगा। ये बताती है कि इनका जो ताल्लुक़ है वो कराची से है, और कराची के एक पोश इलाके में ये रहा करती हैं। इनकी जो पैदाइश भी है वो भी कराची की है, लेकिन इनकी जो फैमिली है, यानी इनका जो ननियाल है या ददियाल है, ये जो भी बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे इंटीरियर सिंध में रहा करते हैं। जब भी कोई इवेंट होता है, कोई तकरीब होती है, कोई प्रोग्राम होता है, अल्लाह न करे किसी की डेथ हो जाती है या कोई भी शादी वगैरह होती है, तो ये सारे के सारे लोग आम तौर पे इंटीरियर सिंध में एक जगह है सांगड़, वहाँ पे जाते हैं, वहीं पे सारे प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, वहीं पे सारी सेलिब्रेशन होती हैं, या फिर अल्लाह न करे अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी तदफीन भी वहीं पे की जाती है। ये बताती है कि 2004 में इनकी खाला की शादी की तैयारी हो रही थी, और वैसा ही था कि ये लोग कराची में रहा करते थे, लेकिन खाला की शादी के लिए ये सारे के सारे घर वाले, पूरी की पूरी फैमिली सांगड़ गई हुई थी। ये बताती है सांगड़ के अंदर इनकी जो रिहाइश है या इनका जो घर है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा घर है, जिसको आप एक हवेली भी कह सकते हैं। और जैसे टिपिकली हवेलियाँ हुआ करती हैं, जैसे प्री पार्टीशन हवेलियाँ होती थी, यानी कि जब आप हवेली के अंदर एंटर होते हैं तो एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर होता है, उसके सराउंडेड कमरे बने हुए होते हैं, बीच में एक सहन मौजूद होता है, और उस सहन के अंदर 2-3 दरख्त हुआ करते हैं। तो वैसे ही इनकी हवेली थी, और जब ये अपनी खाला की शादी के लिए वहाँ पे गई हुई थी तो ये बताती हैं कि कुछ अजीब बातें थीं या कुछ अजीब वाक़ियात थे जो मैं मुसलसल नोट कर रही थी। हालांकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं उस वक्त तकरीबन 12 या 13 साल की थी, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो मेरे जहन पे नक्श हो रहा था। मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी या उसको मैं अपनी मेमोरी में सेव कर रही थी। जैसे कि ये बताती हैं कि जब मैं शादी में गई थी तो जिस दिन से, यानी जब से हम शादी में गए थे, उस रात से ही मैं नोट कर रही थी कि रोज़ाना एग्जैक्टली 3 बजे मेरी आँख खुलती है, और बाकायदा ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे हिला के उठा दिया है या किसी ने मुझे झंझोड़ा है। आप कह सकते हैं एक दफ़ा इत्तफाक हो सकता है, दूसरी दफ़ा हो सकता है, लेकिन तीसरी दफ़ा इत्तफाक नहीं हो सकता। मैं नोट कर रही थी कि पिछले 4-5 दिन से जब से मैं यहाँ पे रुकने आई हूँ, कोई है जो मेरे कमरे में आता है। ना सिर्फ आता है बल्कि आने के बाद एग्जैक्टली रात के 3 बजे मुझे उठा देता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे उठाना तो कोई बात नहीं है कि मैं उठ के बैठ जाती हूँ, मेरी नींद ख़राब हो जाती है, लेकिन जब मैं उठ के बैठती हूँ
या 3 बजे जब मैं उठती हूँ तो मुझे वहाँ पे सराउंडेड एरिया में या इस कमरे के बाहर ख़ास तौर पे ये जो हवेली है, इस हवेली का जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे 2 दरख्त मौजूद हैं, ख़ास तौर पे उस हिस्से से मुझे आवाज़ आ रही होती है। और ये जो आवाज़ है बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई ख़वातीन हैं, 3-4 औरतें हैं जो आपस में बात कर रही हैं और बात करते करते एकदम से शाउट करना शुरू कर देती हैं। ये जिस ज़बान में बात कर रही होती हैं, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि इस ज़बान को समझ सकूँ, लेकिन मैं चाहने के बावजूद भी इसको समझ नहीं पाती। मेरा ख़्याल है कि शायद ये गुजराती में बात करती हैं या इसी तरह की किसी ज़बान में बात किया करती हैं। अच्छा, 2-4 दिन तक तो मैं ऑब्ज़र्व करती रही। उसके बाद जब मुझे मुसलसल आवाज़ें आती रहीं और ये जो अजीब सी ज़बान थी इसमें आवाज़ें आती रहीं, तो 4-5वें दिन मैं उठी और ना सिर्फ उठी, मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके देखती हूँ आखिर ये कौन औरतें हैं जिनकी आवाज़ें आ रही होती हैं। अब क्योंकि ये शादी का घर था तो मेरा यही गुमान था, हो सकता है कोई गेस्ट आई भी हों, आउट ऑफ सिंध से हों या किसी और जगह से हों, जो किसी ऐसी ज़बान में बात करते हैं जो मेरी समझ नहीं आती। बहरहाल जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कमरे से निकली और कमरे से निकलते ही कॉरिडोर से होती हुई सीधे सहन की तरफ आई, तो मुझे वाज़े तौर पे लग रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं ये उसी सहन से आ रही हैं या उसी आंगन से आ रही हैं जहाँ पे 2 दरख्त मौजूद हैं। और ना सिर्फ दरख्त मौजूद हैं बल्कि उन दरख्तों के नीचे बेंचेस लगी हुई हैं, यानी कि वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम मौजूद है। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन मुसलसल किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो था इग्नोर करना। लिहाजा मैंने इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई जहाँ पे मैं सो रही थी और आके दोबारा लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि कोई है जिसने कॉरिडोर से चलना शुरू किया है, और वो जो भी है उसने पायल पहनी हुई है, क्योंकि मुसलसल पायल की आवाज़ आ रही है। जैसे आमतौर पे छन 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 इस तरह आवाज़ आया करती है, वैसे ही मुसलसल आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे कमरे के करीब आ रही है, यानी कि कोई है जो वहाँ से चलता हुआ मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा है और शायद मेरे कमरे में आना चाहता है। अभी मैं उस आवाज़ पे गौर कर ही रही थी या ये जानने की कोशिश कर रही थी ये आवाज़ किस सिम से आ रही है, कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कमरे में कोई मौजूद है, और जो भी मौजूद है उसने भी पायल पहनी हुई है और वो मेरे सरहाने की तरफ से होता हुआ मेरे पाँव की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो मैं खौफ के मारे उठ के बैठ गई। कमरे के अंदर जो लाइट मौजूद थी या जो बल्ब मौजूद था वो मैंने बंद किया हुआ था, और जैसे ही मैं उठ के बैठी तो एकदम से मुझे शदीद सर्दी लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि मुझ पे कोई चीज़ तारी हो गई है। मैं शदीद खौफ का शिकार हो चुकी थी और बतदरीज मेरी हालत गैर से गैर होती चली जा रही थी। जैसे तैसे मैंने हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद मैं उठी, मैंने बल्ब ऑन किया, और जैसे ही मैंने बल्ब ऑन किया तो मैंने देखा कि मेरे सरहाने पे, यानी जहाँ पे मैं लेटी हुई थी, एक औरत है जो खड़ी हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसने घाघरा चोली पहना हुआ है, जैसे कि आम तौर पे थर के अंदर या राजस्थान के अंदर ख़वातीन पहना करती हैं। उसकी बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक शक्ल है, और वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही है, और ना सिर्फ मुस्कुरा रही है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो अपने कदम उठा रही है वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके मुसलसल आवाज़ आ रही है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उसके पाँव पे पड़ी तो मैंने देखा कि जो उसके पाँव हैं वो मुकम्मल तौर पे उल्टे हैं, यानी उसकी जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ हैं और उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं। ये देखने के बाद मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सराउंडेड मेरी अम्मी, मेरी खाला, मेरे मामू, मेरे फादर, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, और मुझे देख के सब परेशान थे। जैसे ही मैं होश में आई तो सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ था, तुम इतनी बुरी तरह चीखी क्यों थी। यह बताती कि कुछ देर तक मैं खामोश रही। जब मेरे औसान बहाल हुए या मेरा खौफ ख़त्म हुआ तो मैंने इन सबको सारा का सारा वाक़या बताया, और मैंने बताया कि मुझे मुसलसल 2-3 दिन से अजीब आवाज़ें आ रही थी, और उसके बाद मुझे पायल की आवाज़ आई, और फिर मैंने एक औरत को देखा जो इस हुलिये में थी।
ये सारी बातें सुनने के बाद जो मेरे नाना थे उन्होंने मुझे कहा कि परेशान नहीं हो सकता है तुम्हारा वहम हो या तुमने कोई ख्वाब देखा हो। मैं तुम पे अभी दम दुरूद कर देता हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारी हालत बेहतर हो जाएगी। कुछ देर तक मेरे नाना मुझ पे दम दुरूद करते रहे और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम अकेली इस कमरे में नहीं सोना, या तो तुम किसी को अपने साथ लेके सो, वरना फिर किसी और के कमरे में चली जाओ, वहाँ जाके सो जाओ। खैर उसके बाद से ऐसे ही हुआ कि मैं दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ पे मेरी कज़न थी और मेरी कज़न के साथ साथ जो मेरी बड़ी खाला थी वो भी मौजूद थी। और ये जो कमरा था जहाँ पे मैं पहले रुकी हुई थी या पहले सो रही थी, वहाँ पे मेरी जगह अब मेरी चची आ गई थी। 1-2 दिन तो खैरियत से गुजर गए। 1-2 दिन के बाद ठीक रात के 3 बजे जब दोबारा से मेरी आँख खुली, तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो एकदम से मेरी चची के चीखने की आवाज़ आई। और जैसे ही उनकी आवाज़ आई तो सारे के सारे लोग उनके कमरे में पहुँचे। और जब हम सब वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि चच्ची बेहोश पड़ी हुई हैं और जो हमारे चचा हैं वो उनके करीब खड़े हुए हैं। और ना सिर्फ करीब खड़े हुए हैं बल्कि वो इन पे मुसलसल दम दुरूद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चच्ची होश में आ सकें। कुछ देर तक जब वो दम दुरूद करते रहे, उसके बाद जो मेरी चची थी वो होश में आई। और जब वो होश में आई तो उनको शदीद बुखार हो चुका था, वो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा खौफ था जो उनके चेहरे पे मौजूद था। खैर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके बताना शुरू किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे चचा कमरे में आते ही सो चुके थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं मुसलसल जाग रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई नॉवेल वगैरह, कोई किताब वगैरह पढ़ लेती हूँ। और जैसे ही मैंने किताब पढ़ना शुरू की वैसे ही मुझे एकदम से आवाज़ आना शुरू हुई और ऐसा लगना शुरू हुआ कि जैसे किसी ने कोई पायल पहनी हुई है और पायल पहन के वो कॉरिडोर से होता हुआ हमारे कमरे की तरफ या मेरी तरफ बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी और कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही ऐसा लग रहा था कि अब ये जो पायल की आवाज़ है वो कमरे के अंदर से आ रही है। अब जब इनको ऐसा लगने लगा तो इन्होंने चचा को उठाने की कोशिश की। ये मुसलसल कोशिश करने लगी लेकिन चचा उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी दौरानिए में एकदम से जो इनका कमरा था उसका गेट खुला। इनकी चच्ची बताती हैं कि जैसे ही गेट खुला तो इन्होंने देखा कि इनके सामने एक लड़की या एक औरत खड़ी हुई है और उसकी जो शक्ल है या उसका जो चेहरा है वो हूबहू इनकी तरह है। यानी कि इनके सामने जो गेट मौजूद है उस गेट के ऊपर इनकी हम शक्ल खड़ी हुई है और इनको देख के मुस्कुरा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी जो इनकी हम शक्ल थी वो आगे बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ बढ़ती चली आ रही थी। और जैसे ही वो इनके बिल्कुल करीब आई तो उन्होंने एक ज़ोर से चीख मारी और ये बेहोश हो गई। अब ये जो कुछ हो रहा था ये सबके सामने था, हालांकि ये शादी वाला घर था, सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे और सबकी जो निगाहें थीं वो हमारे नाना की तरफ थीं, क्योंकि सब नाना को सवालिया निगाहों से देख रहे थे या सब ये चाहते थे कि नाना कुछ ना कुछ करें ताकि ये जो मामलात पेश आ रहे हैं, ये जो औरत नज़र आ रही है या ये जो चुड़ैल नज़र आ रही है वो नज़र आना बंद हो। ये बताती है कि बिला आखिर अगले दिन इनके जो नाना थे वो करीबी मस्जिद से उसके इमाम साहब को लेके आए और वो जो इमाम साहब थे उन्होंने पूरे के पूरे घर का या पूरी हवेली का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप 1 से 2 दिन दें, 1 से 2 दिन के अंदर मैं इसको चेक करता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या मामलात हैं और किस वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ठीक 3 दिन के बाद इनके जो नाना थे उनकी मुलाकात उन्हीं इमाम साहब से हुई जो इनके घर को या इनकी हवेली को देख के गए थे और जिनको इसका इलाज करना था। उन इमाम साहब ने बताया कि मैंने इसका इस्तिखारा किया है, इसकी मालूमात हासिल की है और जो मैंने हिसाब लगाया है उसके मुताबिक ये जो आपकी हवेली है या जो आपका घर है उसका जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे पेड़ वगैरह मौजूद हैं आपको वहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब के मुताबिक यहाँ पे कोई ना कोई औरत है जिसको दफन किया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि वो जो औरत थी उसके साथ बहुत जुल्म हुआ था, उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, जिसकी वजह से जो औरत है ये मुसलसल नज़र आती है और ये आके मैसेज देने की कोशिश करती है आपको। शुरू में तो इनके नाना इग्नोर करने लगे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब सारे के सारे घर वालों ने ज़िद की और सब ने कहा कि ऐसा ही करें जैसे इमाम साहब कह रहे हैं, तो बिलाखिर इन लोगों ने खुदाई करवाई। और जब इन लोगों ने खुदाई करवाई तो वहाँ पे हड्डियाँ और कुछ चीज़ें निकली जिनको देख के अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ पे किसी औरत को वाकई में दफन किया गया था।
ये बताती है कि जब हड्डियाँ निकली तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने इन हड्डियों को एक जगह रख के प्रॉपरली नमाज जनाजा अदा की, और ना सिर्फ नमाज जनाजा अदा की बल्कि नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनकी प्रॉपर तदफीन की, क्योंकि इमाम साहब के मुताबिक यकीनन इस औरत के साथ कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से ये अक्सर अपनी प्रेजेंस शो करती है। ये बताती है वो शादी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई, उसके बाद हम वापस कराची में आ गए। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और गुजरते टाइम के साथ हम लोगों को पता चला या हमें यकीन आया कि वाकई में जो कुछ इमाम साहब बोल रहे थे वो सब कुछ ठीक था, क्योंकि जब हमने उसकी नमाज जनाजा करवाई या उसकी दोबारा से तदफीन की तो उसके बाद से वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी या वो जो भटकती हुई आत्मा थी या बदरू थी वो नज़र आना बंद हो गई।